सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक पांडे। इन्होंने अपनी पीएचडी अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज से आइजर भोपाल से कंप्लीट की है। अभी इनको 2 पोस्ट डॉक ऑफर हैं फ्रॉम आईआईटी रुड़की और आईआईटी धनबाद। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके रिसर्च के बारे में जानेंगे और इनके रिसर्च के पीछे की छिपी हुई जिंदगी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि इन्होंने अपनी पीएचडी आइजर भोपाल से कंप्लीट की, वो लगभग साइंस बैकग्राउंड का ही इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे ऐसे जो इनके अलावा डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनको लगता है कि अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज काफी ईजी है उसमें पीएचडी करना। लेकिन आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कितना इजी है, कितना टफ है, कितना हार्ड है, सब कुछ हम लोग इस वाले एपिसोड में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अभिषेक पांडे का। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो कैसा लग रहा है? अभी पीएचडी कंप्लीट हो गई, आपके पास पोस्ट डॉक ऑफर्स भी हैं, तो कैसा लग रहा है? पीएचडी कंप्लीट हो गई, उसके बाद स्ट्रगल उतना ही रहता है जितना मास्टर्स के बाद रहता है, क्योंकि स्ट्रगल तो उतना ही है जितना पीएचडी के बाद हमें पोस्ट डॉक के लिए सर्च करना होता है, जॉब के लिए सर्च करना होता है, फिर से वही प्रिपरेशन जो आफ्टर मास्टर्स किया जाता है वही करना होता है। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है, मतलब चल रहा है। एक चैप्टर क्लोज हुआ, दूसरा ओपन होने वाला। राइट। तो अभिषेक भैया, क्या आप अपने मतलब अपना एकेडमिक थोड़ा टाइमलाइन बताइए और अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा बैचलर ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रहा है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया था लाइक बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बीजीसी प्रूफ था। तो उसमें जियोलॉजी ऑनर्स था मेरा। तो जियोलॉजी ऑनर्स में जनरली ऐसा होता है लाइक थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में केवल कोर्स जियोलॉजी ही पढ़ना होता है, ऑनर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। देयर आफ्टर मेरा एमएससी भी उसी जियोलॉजी में ही रहा है, कंटिन्यूटी में, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रहा है। आफ्टर दैट मैं आइसर भोपाल में फिर 2019 में पीएचडी ज्वाइन किया, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। तो कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया था? उसके लिए पीएचडी ज्वाइन करने के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना होता है, या तो नेट सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कीजिए। दोनों में से कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाइड है तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्ट इंस्टीट्यूट फेलोशिप या फिर एक्सटर्नल फेलोशिप के उस पर एडमिशन ले सकते हैं। इवन यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है लाइक इफ सीएसआईआर क्वालिफाइड है तो आप एक्सटर्नल फंडिंग पे वो ज्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आपको दोनों में किसी पे मिल जाता है। और ये थोड़ा सा फेलोशिप का भी डिफरेंस रहता है? नहीं, फेलोशिप सेम रहता है। नहीं, अगर जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ नेट क्वालिफाइड हूँ, मान लीजिए उसमें लेक्चररशिप है या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाइड हूँ, तो फिर जो मुझे फेलोशिप मिलेगी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कम होती है, बट इंडियन इंस्टीट्यूट्स में है सीएसआईआर नेट हो या गेट हो या फिर सीएसआईआर जेआरएफ हो, सारी की फेलोशिप सेम होती है। फिर क्योंकि इंस्टीट्यूट फंडिंग होती है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में, लाइक जितने भी आईआईटीज हैं, आईसर्स हैं, इन सब में फेलोशिप सेम है। बट यूनिवर्सिटीज के लिए हमें चाहिए होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है, उसके लिए फिर पूरा फेलोशिप मिलेगा। अदरवाइज केवल नेट क्वालिफाई पे या गेट पे फेलोशिप थोड़ी कम होती है उनकी। राइट। तो आप अपना रिसर्च के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा रिसर्च बैकग्राउंड मेनली, जैसे मैंने बताया कि मेरा बीएससी और एमएससी पर जियोलॉजी पढ़ाया, तो मैं जियोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैंने रिसर्च भी जियोलॉजी में ही कंटिन्यू किया। तो मेरा मेन जो फोकस था वो इग्नियस पेट्रोलॉजी और जियो केमिस्ट्री, ये ब्रांच होता है जियोलॉजी में एक, तो उस पे था। और इग्नियस पेट्रोलॉजी में मैंने जो एरिया चूज किया था वो बुंदेलखंड कैटोन का चूज किया था। ओके। इट इज द लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन क्रस्टल न्यूक्लियाई विद इन द इंडियन शिल्ड। ओके। सो उस पे जो अल्ट्रा मैफिक रॉक्स होते हैं, तो उसका जियोकेमिकल एनालिसिस, जियोकोलॉजिकल एनालिसिस एंड मिनरल केमिस्ट्री स्टडी, ये सब हमने किया था उस पे। राइट। तो इससे क्या फायदे क्या होते हैं? इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब डेली लाइफ में या फिर ऐसे में इंडस्ट्रियल कोई एप्लीकेशन? या इसका एप्लीकेशन लाइक फर्स्ट तो आप इसमें डिस्कवर कर सकते हैं लाइक एट व्हाट टाइम दैट रॉक वाज फॉर्म्ड एंड एट व्हाट टाइम द अर्थ वाज फॉर्म्ड, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ दैट रॉक and at what time the earth was formed. Because this rock on the जिस rock पे मैं काम कर रहा हूँ वो rock लगभग 3.3 billion year old है. Okay. So nearly like it's very closer to the formation of the origin of the earth. Okay. So इससे पूरा like अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, टेक्टोनिक हिस्ट्रीज के बारे में आइडिया मिलता है। उसके अलावा फिर हमें जो है जो इकोनॉमिक मिनरल्स होते हैं लाइक प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, क्रोमियम, निकल, आयरन, गोल्ड, इन सब के इकोनॉमिक वैल्यूज को भी हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली कितना वायबल है, एक्सप्लोरेशन लेवल का है या नहीं है, ये सब चीजें हम जियो केमिस्ट्री करके, जियोकेमिकल एनालिसिस करके रॉक सैंपल्स का फाइंड आउट करते हैं। कितना कंसंट्रेशन उसमें ये पर्टिकुलर मिनरल्स होस्ट है, मतलब होस्ट रॉक में कितना पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स है उसमें प्रिजर्व है। तो वहां से फिर निकाल के कुछ, अगर वो माइनिंग लेवल पे लाइक वो वायबल रहता है, देन गवर्नमेंट का कितना माइनिंग लेवल कितना होना चाहिए?
डिपेंड करता है मिनरल टू मिनरल। लाइक प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स लाइक बहुत पीपीबी लेवल, पीपीएम लेवल तक एग्जिस्ट करता है। तो डिपेंड करता है लाइक कितना कंसंट्रेशन, मतलब कितने एरिया में कितना कंसंट्रेशन है। तो एवरी मिनरल का जैसे आप सबका अपना अपना पर्टिकुलर वो होता है। राइट, तो मतलब कि माइनिंग करने के लिए भी एक पता होना चाहिए कितना अबंडेंस है, तभी वहां से माइनिंग की जाएगी। राइट राइट राइट, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। वैसे ये लोग जो सुन रहे हैं इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है भैया, तो आपने जैसे बताया आपने ज्वाइन किया पीएचडी 2019 में, राइट? और 2019 के ही एंड में हमें और 2020 के ही शुरुआत में हमें बहुत भीषण एक तबाही देखने मिली, जिसको हम कोरोना भी कहते हैं। तो कोरोना का क्या इफेक्ट था आपके रिसर्च लाइफ में, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो प्योर थियरी है या प्योर कंप्यूटेशन है, या दोनों का मिक्सचर है, या फिर एक्सपेरिमेंटल भी उसमें थोड़ा सा टचअप है? कोरोना की वजह से तो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारा रिसर्च, क्योंकि लाइक आई थिंक 2020 मार्च में कोरोना आया, देन अप्रैल में आई थिंक दैट लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन में से इंस्टीट्यूट क्लोज हो गया, तो उसकी वजह से हमारा जो एनालिटिकल प्रोसीजर था वो स्टॉप हो गया। एनालिसिस, सैंपल का एनालिसिस नहीं हो पाया, प्लस फील्ड थोड़ा हैम्पर हुआ, क्योंकि हमें हमारे रिसर्च में क्या होता है कि पहले हमें आफ्टर लिटरेचर स्टडी फील्ड विजिट करना होता है। फील्ड विजिट करके सैंपल कलेक्शन के बाद वापस आने के बाद हमें सैंपल प्रिपरेशन करना होता है। सैंपल प्रिपरेशन भी लाइक देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स। इन फर्स्ट केस लाइक वी हैव टू मेक अ थिन सेक्शन, लाइक जो रॉक सैंपल है उसका एक स्लाइड बनाना होता है, थिन सेक्शन। उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करके कौन कौन से सैंपल्स का हम जियोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सैंपल्स का पाउडर करते हैं। पाउडर करने के बाद उसका जियोकेमिकल एनालिसिस करते हैं। ओके, लाइक देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, XRF, एक्सरे फ्लोरोसेंस। फिर एक्सरे फ्लोरोसेंस यूज करते हैं लाइक मेजर ऑक्साइड्स का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कि मेजर ऑक्साइड कितना कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर रॉक में है। उसके बाद फिर वो उस ट्रेस एलिमेंट्स के लिए हम ICP-MS यूज करते हैं। उसमें लाइक ट्रेस एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन PPV PPM लेवल तक हमें मिल जाता है। तो ये सब चीजें जियोकेमिकल एनालिसिस हम करते हैं। तो हमारा मेन जो रिसर्च है वो पूरा theoretical plus experimental है वो एक्चुअली। ओके, विदाउट एक्सपेरिमेंट theoretical पोर्शन कंप्लीट नहीं हो सकता उसमें। राइट राइट राइट। तो कैसा इफेक्ट हुआ था, मतलब फिर सब चीजें ही स्टॉप हो गई थी आपकी तरफ से? इफेक्ट हुआ था लाइक फील्ड विजिट नहीं हो पाया उसमें कोविड की वजह से, प्लस कुछ जो सैंपल प्रिपरेशन थे उसका एनालिसिस नहीं हो पाया। जैसे सारा एनालिसिस सिंगल इंस्टीट्यूट में लाइक यहाँ पे सब कुछ नहीं हो सकता, वो हमें लाइक नंबर ऑफ एनालिसिस है तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन को हमें अप्रोच करना पड़ता है। हम ये भी है। तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन का अप्रोच करना पड़ा एनालिसिस के लिए, तो वो फिर ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम स्टॉप था, वहाँ सैंपल नहीं जा पाया, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। राइट राइट राइट। तो भैया जैसे आपने बताया कि आपको माइनिंग करने के लिए, या फिर सॉरी माइनिंग में बोल रहा हूँ, आपको रिसर्च करने के लिए सैंपल इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता है, राइट? तो आप कहीं जाते हो, जैसे मान लीजिए आप आइजर भोपाल में ही थे, आपको नियर बाई कोई प्लेस पे जाना हो जो विद इन 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर हो, और कई सारे इंस्टीट्यूट है जो बहुत दूर दूर बेस है, तो उनका जो खर्चा है वो कौन देता है? डिपेंड करता है, वो अगर प्रोजेक्ट में है तो वो इंस्टीट्यूट फंड करता है। यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट से फंडिंग था, राइट? तो इंस्टीट्यूट ने फंड किया, प्लस प्रोजेक्ट था, सुपरवाइजर के अंडर प्रोजेक्ट था, तो उसके थ्रू हमारा ये रिसर्च फील्ड और एनालिसिस ये सब चीज होता है। तो बाकी लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं है, फिर बिना उसके अपने खर्चे पे फिर करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा अपना अगर आपका अब इकोनॉमिकली वायबल है तो आप कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये जनरली होता है कि वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है किसी न किसी माध्यम से, लाइक आइदर प्रोजेक्ट होगा या फिर ये कंटीजेंसी के थ्रू, नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे। राइट राइट राइट, ठीक है भैया। तो जैसे आपने बताया कि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस काफी इंटरेस्टिंग है ये अगर देखा जाए, और इसमें भी आपने बताया कि आप जियोकेमिकल एनालिसिस करते हो और बहुत सारे जो मेथड्स हैं जिनसे आप पता लगाते हो कौन से मिनरल्स, कौन सी चीजें हैं वहाँ पे पाई जा रही हैं। अब मुझे ये भी जानना है कि क्योंकि ये सुनने में लग रहा है थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस टाइप का है, तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम के लोग आ सकते हैं? जनरली अर्थ एनवायरमेंटल साइंस ये ग्रुप ऑफ लाइक साइंस है, लाइक इसमें अर्थ साइंस का भी स्टडी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, क्लाइमेट का भी होता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन में कुछ अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन टाइप का एक तरीके से बोल सकते हैं होता है। लाइक कुछ जगह केवल कोर जियोलॉजी मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, कुछ जगह आपको डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस केवल मिलेगा, जहाँ पर केवल कोर अर्थ साइंस रहेगा। कुछ जगह मिक्स होता है लाइक अर्थ एनवायरमेंटल साइंस, स्कूल ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसा ये इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का ही ब्रांच एक तरीके से ये। तो इसमें अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, अगर आपका मास्टर्स सपोज जियोलॉजी में है तो आप तो कोर जियोलॉजी में कर सकते ही हैं, अदरवाइज उसके अलावा फिर आप इन्वायरमेंटल में भी इंटर कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में। लाइक इन्वायरमेंटल साइंस में जो एरोसोल्स का स्टडी करते हैं, प्लस उसका जियोकेमिकल एनालिसिस लोग करते हैं एरोसोल सैंपल्स का, उसमें भी जा सकते हैं। जियोलॉजी के अलावा अगर MSc बैकग्राउंड फिजिक्स कर रहा है तो फिर आप
अर्थ इन्वायरमेंटल में घुस के आप उसमें जो है जियो फिजिक्स के थ्रू या फिर इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू, इवन अर्थ साइंस में भी डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। राइट। केमिस्ट्री बैकग्राउंड से भी हैं तब भी आप इंटर कर सकते हैं इसमें। तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एक्चुअली। राइट। तो मतलब कि किसी भी ब्रांच से हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आफ्टर एमएससी आप Yes. इसमें एंटर कर सकते हो Yes. और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको फील्ड लगे उसमें आप जो research डोमेन करो। आप कंफर्टेबल है। राइट। तो मतलब जो हमें नेट लेकिन जब निकालना पड़ेगा तो वो नेट किस सब्जेक्ट से क्वालिफाई होना चाहिए? नेट का तो अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस का ही सब्जेक्ट होता है वो। ओके, नहीं जैसे मान लीजिए मैं अगर फिजिक्स से हूँ और मैंने एमएससी अपनी फिजिक्स से कंप्लीट कर ली तो मैं अपना जेआरएफ निकालूंगा फिजिकल साइंसेज से, तो मैं एंटर नहीं कर सकता? फिजिकल साइंसेस से निकालने के बाद आई थिंक कुछ जगह प्रॉब्लम होता है, हर जगह शायद अलाउ नहीं करते। ओके। लेकिन मैक्सिमम जगह ये चीजें ऑप्शन रहता है, लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो खास करके उसमें ऑप्शन रहता है कि आप इंटर कर सकते हैं। राइट। तो मतलब आप अपनी स्ट्रीम से भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके इसमें इंटर कर सकते हैं और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिसर्च करते हैं। राइट। तो काफी इंफॉर्मेटिव था ये क्वेश्चन, आपने काफी अच्छे से आंसर दिया। तो भैया आपने 2019 में शुरू किया, 2025 में आपने अपनी पीएचडी एंड कर ली। रिसर्च से मुझे ये पता चला कि आपके जो पहले सुपरवाइजर थे या थी, उन्होंने 4th ईयर में वो कहीं और मूव हो गई, ठीक है, आउटसाइड द इंडिया शायद वो मूव कर गई। उसके बाद आपकी रिसर्च लाइफ में कैसे चेंजेस आए? क्योंकि वो चली गई, आप यहीं रह गए। उसके बाद आपने किया कैसे आपने बाउंस बैक किया, वो मुझे जानना है। और आपने लगभग विद इन टाइम आपने खत्म भी की अपनी पीएचडी, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब सराहनीय है मेरे हिसाब से। तो वो टाइम एक्चुअली दैट टाइम वाज नॉट टू मच इजी, फुल ऑफ लाइक टू मच फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। बहुत लाइक लंबा टाइम गया मेरा, लाइक कैसे मैनेज करना है, करूंगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक 4th ईयर लाइक 4 साल पीएचडी में देने के बाद अगर ऐसा सीन होता है आपके साथ तो फिर वो ऑब्वियसली वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट होता है। लेकिन ठीक चैलेंजेस मेरे को एक्सेप्ट करना और रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अगर डायरेक्ट कुछ चैलेंज आता है तो फिर मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूँ, उसको ग्रैब करता हूँ। और उसको थोड़ा टाइम लगा कोप अप करने में, बट फाइनेंशियली लाइक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके मैंने उस चीज़ को गो अहेड किया और उसको कंप्लीट किया, फिर अपना काम जो भी था। राइट। तो आपने कौन सी लैब में, पहले आप कौन सी लैब में थे, फिर आपने कौन सी लैब में स्विच किया, ये तो बता सकते हैं? लैब में अर्थ साइंस का ही लैब था हमारा, दोनों लैब अर्थ साइंस का ही होता है। जनरली इंटरव्यू होता है तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो पीआई होता है तो मेन पीआई आपका हो सिलेक्ट हो गया। इन केस अगर पीआई आपका मूव ऑन करता है, कहीं जाता है या रिजाइन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम ही वो लोग एक अल्टरनेट पीआई का ऑप्शन रखते हैं आपके फॉर्म में। तो गाइड के जो मेन सुपरवाइजर के जाने के बाद मेरे को स्विच कर दिया गया जो अल्टरनेट पीआई के अंडर में। तो बस कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो मतलब कि जो सबसे क्लोजेस्ट फील्ड उसकी रहती है उसी का जो एक पीआई रहता है उसके साथ आपको फिर इंगेज कर दिया जाता है कि जिससे आप अपना पीएचडी का जर्नी पूरा कर सके। राइट। तो भैया आपने ये भी बताया कि अच्छा हाँ, मुझे ये भी जानना है, जैसे जब कोई पीएचडी सुपरवाइजर मूव करता है तो उसके अंडर एक स्टूडेंट नहीं रहता, उसके अंदर 2-4 स्टूडेंट रहते हैं। अब 2-4 स्टूडेंट को, अब सबको तो नहीं ले जा सकती वो अपने साथ, लेकिन कुछ को ले जा सकती है, मतलब कुछ करके, राइट, मतलब वहां पे कुछ फंड जुगाड़ करके या कुछ भी करके, या फिर यहाँ पे वो कुछ एक अपना अल्टरनेटिव पीआई चूज करवा के आपका ऑनलाइन एक एक्सटर्नल बन के आपके साथ आपके पीएचडी कंप्लीट करवा सकती है। आपके केस में क्या हुआ था, मुझे ये जानना है। ये चीज मतलब स्टार्टिंग में अगर सीनियर प्रोफेसर होते हैं तो उनके लिए आई थिंक ये इजी होता है, बट स्टार्टिंग वाली करियर रिसर्चर्स के लिए थोड़ा टफ होता है। अगर आप अभी करंट टाइम अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है, अगर वो मूव ऑन करते हैं कहीं बाहर फॉरेन जाता है तो फॉरेन का थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो लेकिन अगर आप फिक्स नहीं तो आपको लेना नहीं चाहिए ना। तो चीजें वही है ना, चीजें अनसर्टेन है। नहीं, अनसर्टेन की वजह से मुझे ये मुझे है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन मेरे मन में मुझे एक पोस्ट डॉक करना है, तो मैं लूंगा ही नहीं ना पीएचडी। एकेडमिया का यही प्रॉब्लम है ना। एकेडमिया में अगर आपको बहुत चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है, प्लानिंग आपका फिक्स होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप मतलब कंफ्यूजन कहीं नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज है, मतलब आप अपने साथ साथ कई लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर पोजीशन पे जा रहे हैं, वहां पे अगर आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं तो आपके साथ जो जुड़े लोग हैं सारे अफेक्ट हो रहे हैं। राइट। क्योंकि ये केवल कैरियर अफेक्ट नहीं हो रहा है, मेंटली अफेक्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट होता है उतना सारा। राइट। तो इसमें इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा, मुझे ये जानना है।
इंस्टीट्यूट का रोल क्या था? इंस्टीट्यूट का कुछ रोल एज इट इज मतलब जैसा था नॉर्मली था, लाइक नहीं, जो प्रोसीजर फॉलो किया उन्होंने मेन पीआई से अल्टरनेट पीआई में ट्रांसफर करके, बस यही किया, बस बाकी यही, ऐसा बाकी और कुछ ऐसा बाकी कुछ नहीं। उनके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं लगाया गया कि आप नहीं जा सकते या फिर जा सकते हो, नहीं, ये तो मतलब ये नहीं कर सकते ये नहीं ऐसा। कर सकते ना ऐसा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आपने एक पीआई के साथ पहले काम किया, फिर आपने स्विच किया और एक अल्टरनेटिव पीआई की तरफ आप गए और वहां से आपने अपनी पीएचडी जर्नी आगे बढ़ाई। आपने 2 पीआई के साथ काम किया, मुझे ये जानना है कौन सा पीआई ज्यादा अच्छा था? पीआई अच्छा खराब की बात नहीं होती है, हाँ, मेन बात होता है लाइक रिसर्च इन्वायरमेंट कैसा है। ओके, और पीएचडी में मैं देखा है लाइक आपको एक चाहिए बैक सपोर्ट ओनली, करना बाकी आपको ही है। बिल्कुल सही। 99% काम आपका, 1% काम पीआई का होता है, और वही 1% डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 99% आप करके बैठे हैं, 1% अगर नहीं वो प्लस ऐड नहीं हो रहा उसमें, राइट। तो 99% पूरा वेस्ट होता है। ओ, तो इसमें अच्छा और वो खराब की बात नहीं है, बट ये है कि आपको लाइक ऑलवेज मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पीएचडी में कोई मोटिवेट करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब डिमोटिवेटेड ही रहते हैं मैक्सिमम। तो राइट राइट, इसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ओके। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन लाइक आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पहली बात तो कि हाँ ठीक है, तुमको पता है तुमने काम किया है, तुम कर लोगे। तुमको पता है कि तुम अभी नहीं आ रहा है, सीखते 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 करोगे। क्योंकि रिसर्च ही ऐसा, रिसर्च एक ऐसा फील्ड है लाइक इसमें आप केवल डिग्री के लिए नहीं आता है, इसमें एक लाइफ लेसन मिलता है आपको कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है। अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरे डिसीजन से एटलीस्ट सिंगल पर्सन भी अफेक्ट ना हो। हाँ, ये एक लाइफ लेसन होता है रिसर्च में, पीएचडी में घुसने इंटर करने के बाद ये सब चीजें होती हैं। तो ये थ्रू आउट द जर्नी आप सीखते ही हो। यस, राइट राइट, लेकिन मेरा अभी आपने आंसर नहीं दिया। मुझे जानना है कि कौन से सुपरवाइजर ज्यादा सही थे। मतलब मैं, चलिए ठीक है, इसको रिफ्रेम करते हैं हाँ, कि कौन से सुपरवाइजर ज्यादा सपोर्टिव थे, ये मैं कह सकता हूँ। ये सब चीजें रिलेटिव होती हैं एक्चुअली, नॉट एब्सोल्यूट। ओके, अगर सुपरवाइजर आप सुपरवाइजर के साथ हैं तो सुपरवाइजर आपका सपोर्टिव रहेगा ही रहेगा, किसी भी सुपरवाइजर के साथ है। नहीं ऐसा ठीक है, नहीं अगर वो सुपरवाइजर छोड़ के जाता है, कहीं मूव ऑन करता है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो उनके टाइम वहाँ के हिसाब से उनका टाइम बाउंडेशन अलग हो जाता है, उनके रूटीन्स अलग हो जाते हैं। तो उस लेवल का कमिटमेंट आप नहीं फुलफिल कर सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और वो फुलफिल भी नहीं कर सकते। तो इस चीज से मतलब कंपेयर करना, मतलब कि आज मेरे साथ अच्छा है, कल को अपने पर्सनल रीजन की वजह से अगर वो बिजी हो गया या कुछ हो गया, तो इस चीज में मैं डिसीजन लेके ये नहीं बोल सकता खराब था कि अच्छा था। दोनों गाइड के बारे में यही रहेगा कि हाँ दोनों अपने अपने लेवल पे, अपने लेवल पर दोनों उन्होंने आपका साथ दिया और ये जर्नी आपकी कंप्लीट हुई। राइट राइट। अच्छा, जाने से पहले उन्होंने आप लोगों से मीटिंग करके बात की थी? मतलब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मतलब मीटिंग के बाद क्या मतलब, नॉर्मल हमें इन्फॉर्म किया गया लाइक नहीं, इन्फॉर्म मतलब मेल पे कि नॉर्मल बैठ के इन पर्सन मीटिंग, इन पर्सन मीटिंग? राइट। तो शौक तो अलग लेवल का लगा था उस टाइम भी कि ठीक है, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, ऑब्वियसली ये पर्सनली चॉइस है, सबको अपने करियर में। नहीं, पर्सनल चॉइस तब होती है जब आप उसको, उससे कोई इफेक्ट ना हो, जब आप बात वही होती है ना लाइक कि आपको रिसर्च का मतलब क्या है, पीएचडी किए तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप अपना नुकसान कीजिए, ठीक है, लेकिन एक सिंगल पर्सन का भी लॉस नहीं होना चाहिए। राइट राइट राइट। तो रिसर्च में ये चीज कंपलसरी होना चाहिए कि आप रिसर्च में ये चीज एटलीस्ट सीखना चाहिए, लर्निंग फेज होता है। और डिसीजन जो भी ले रहे हैं प्लस जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है उसमें अगर हमारे साथ स्टूडेंट्स का कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का मतलब सिंपल सा ही है कि अगर और सुपरवाइजर का मतलब सिंपल होता है, अगर कोई स्टूडेंट आपको ज्वाइन कर रहा है तो वो आपसे सीखने के लिए कर रहा है, आपके साथ सीखने के लिए कर रहा है, एग्जैक्टली, न कि वो सीख के आ रहा है सब चीज। अगर वो सीख के आएगा तो फिर सुपरवाइजर का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, अगर वो सभी जानता रहेगा सब कुछ। तो सुपरवाइजर का रोल सिंपल सा होता है, गाइड करना, तुम ये चीज गलत कर रहे हो, इसको ऐसे करो, ये सही हो जाएगा। बात सही है। तो डिसीजन जो होगा हमेशा वो सही परफेक्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट होगा वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब सारी चीजें मैनेज आपको करनी है, आप खुद का लॉस करो, लेकिन आपसे जो जुड़े लोग हैं उनका अगर लॉस नहीं होगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। भाई किसी होप से आपको कोई अगर ज्वाइन कर रहा है, एग्जैक्टली, कुछ तो आपके अंदर प्लस पॉइंट रहा होगा जो देख के ज्वाइन किया। वो प्लस पॉइंट जब मतलब खत्म हो जाता है जब सडन कुछ बड़ा शौक लगे। राइट 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 राइट, ठीक है। तो आपको लगता है वो टाला जा सकता था? टाला किसके साइड से टाला जा सकता था? आपके सुपरवाइजर की साइड से, कि मतलब जो जहां वो जा रही थी उसको वो टाल सकती थी कि
नहीं उसमें वो पर्सनल डिसीजन होगा, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। भाई मेरे को अभी आज के टाइम में जो अच्छा लगेगा मेरे पर्सनल प्रोग्रेस के लिए जो सही होगा ऑब्वियसली मैं वो करूंगा। नहीं, मेरे डिसीजन लेकिन इन्फ्लुएंस रहते हैं आसपास के जो मेरे से जुड़े लोग हैं उनके सिचुएशन के हिसाब से, राइट। ऑब्वियसली जैसे मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे जुड़े 4 लोग हैं जो मुझसे उम्मीदें कर रहे हैं, राइट। वैसे मैं यही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि क्या वो उसमें- डिसीजन टाला जा सकता था? टाला वो तो पर्सनल, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता ना भाई, पर्सनल डिसीजन था उनका, टाला जा सकता नहीं टाला जा सकता था, क्योंकि वैसे सेल्फ प्रोग्रेस हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोग्रेस हो। मैं बात सही है। ठीक है भैया, तो आपने अच्छा आंसर दिया, काफी डिप्लोमेटिक आंसर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कवर हुई, जिसको समझना है वो समझ सकता है। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि अगर मैं देखूं थ्रू आउट द पीएचडी जर्नी, आपका जो टफ मोमेंट, सबसे टफ मोमेंट यही था Obvious. जहां पे आपको स्विच करना पड़ा। तो उस टफ मोमेंट में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो आपके काम में आई थी? एक्टिविटीज मीन्स व्हाट लाइक? जैसे मैं किसी टफ मोमेंट में अगर रहूं तो मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं, टहलूं, कहीं निकल जाऊं, टहलूं, अपने परिवार में चला जाऊं। ये नहीं, मेरा होता है कि लाइक अगर मैं थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा आता है मेरे पास, लाइक थोड़ा टफ सिचुएशन होता है, तो मैं हमेशा अकेले रहना पसंद करता हूँ। ओके, लेकिन मैक्सिमम अकेले, अच्छा, मैक्सिमम टाइम अकेले रहना पसंद करता हूँ। खुद ही आप सोचते हो, खुद से प्रॉब्लम आपके पास आया तो सोल्यूशन आपके पास ही है, सिंपल सी बात है। राइट। तो अगर आप जितना ज्यादा पब्लिकली इन्वॉल्व होंगे तो आप आई थिंक कि सोल्यूशन उस लेवल का आपको नहीं मिल सकता। लेकिन क्या पता सही सजेशन मिल जाए। इस सजेशन तो भाई हर कोई सजेशन देगा, लेकिन जितना सजेशन आप लेंगे तो आप लगेंगे उतना इम्प्लीकेट करना, उतना सोचना, फिर होगा कंफ्यूजन। तो अब सजेशन ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, सजेशन बहुत मिला, बहुत लोगों से मैं लिया, मतलब लिया नहीं, मतलब लोगों ने अपने से दिया, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनता था, मैं सुनता सबका था, करता अपना था, जो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी फेलियर होगा वो मेरा होगा, सक्सेस होगा तो मेरा होगा, सिंपल सी बात है। किसी का सजेशन अगर मैं इम्प्लीकेट करके अगर फॉलो करता आई थिंक कि फिर वो तो सजेशन दे के चले गए, फेलियर होता तो फिर मैं ना उनको ब्लेम कर सकता था ना अपने आप को ब्लेम कर सकता फिर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस टाइम डिसीजन मेरा होता कि मैंने उनका सजेशन माना। तो आपका ये तो इस केस में मैं अगर मेरा टफ सिचुएशन आता है तो मैं जनरली मैक्सिमम टाइम अकेले रहना पसंद करता हूँ, कहीं भी जाओ अकेले रहो, हमेशा अकेले रहो। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हूँ तो थोड़ा सा मंदिर भी चलो जाना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। राइट, तो इस चीज का ज्यादा सपोर्ट मिला, तो उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ धीरे धीरे सही हो गई, अभी हाँ। सब कुछ नॉर्मल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तो आपके साथ ये जो घटना हुई, ये हुई 4th ईयर में। यस। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसके साथ ही 2nd ईयर में हो जाता है, अब उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए सिंपल है भाई, सेकेंड ईयर में हो रहा है, जितना जल्दी चीजें अगर तुम्हारे सामने आ रही हैं तो आई थिंक उसको उतना जल्दी एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर तुम इंटरेस्ट है रिसर्च में तो फिर आई थिंक कि गाइड बढ़िया चूज करो दूसरे इंस्टीट्यूशन में, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ अपना काम कंप्लीट करो फिर। ओके, 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 ठीक है भैया। तो आपने ये भी बताया, अच्छा ये बताइए, जब आपने बताया कि आपकी जो बीएससी एमएससी थी वो बीएचयू से थी, फिर आपने गेट या नेट क्वालिफाई किया और फिर आप आइजर भोपाल आए, शुरू से ही था कि आपको रिसर्च करना है कि ओवर द टाइम ये बना है? नहीं, मेरा मास्टर्स में एंटर किया तो फिर मेरा इंटरेस्ट रिसर्च के लिए था एक्चुअली। ओके, तो अच्छा मास्टर्स में बीएचयू में होता है कुछ प्रोजेक्ट वगैरह? हाँ, डिजर्टेशन होता है वहाँ ओके, पे, 1 साल का डिजर्टेशन होता है फाइनल ईयर में। तो मेरा उधर से ही इंटरेस्ट था कि मेरे को रिसर्च करना है। तो ये भी पता था कि प्रॉब्लम्स आते हैं, और इंटर किया मैं तब भी ये सिचुएशन लगा कि मतलब प्रॉब्लम्स तो आएगा लेकिन हाँ करना है, ये इंसान को जिंदगी में झेलना होता ही है, चाहे आप शुरू के टाइम में झेल लो अच्छे से या तो लास्ट का टाइम झेलो। तो मेरे दिमाग में यही था कि शुरू के जो भी टाइम है, पीएचडी का टाइम हो, उसके जब तक जॉब का सीन चल रहा है आप स्ट्रगल कर लीजिए, उसके बाद का लाइफ सही रहता है। तो कैसे आपने, जैसे ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था, एमएससी के बाद आपके भी घर वाले ये सोच रहे होंगे कि भैया कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, राइट, और आपने फिर पीएचडी ऑप्ट की, और पीएचडी जैसे आप बोलते हो अपने घर में एक अलग ही माहौल बनता है, मुझे ये जानना है कि कैसे आपने उसको हैंडल किया? इस चीज को मैं मतलब बहुत टफ है इसको भी हैंडल करना, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, लाइक हमारे साइड में क्या है कि लाइक पीएचडी का उतना वो नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। किस साइड ही बता दो ना, अपने यूपी साइड? हमारे यूपी साइड में राइट, उतना पीएचडी का एक्चुअली एक्सपोजर नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। तो पीएचडी का मतलब लोगों को लगता है कि यहाँ पढ़ाई कर रहा है अभी, और इवन पोस्ट भी करो तो लगेगा पढ़ाई कर रहा है, मतलब जब तक जॉब ना मिल जाए तो लोगों को लगेगा कि पढ़ाई कर रहा है। तो फिर इस चीज को हैंडल करना थोड़ा टफ था कि कब तक पढ़ोगे अभी, कब तक पढ़ाई चलेगी अभी। तो ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके अपना काम मैंने
जो भी था मैंने कुछ गेस्ट से बात किया, उन्होंने बताया कि मैंने अपने घर पे झूठ बोला कि पीएचडी जो है वो 3 ही 4 साल की है। आपने कैसे बताया था कि आपने ऐसे सीधे बोल दिया मेरा था? जैसे नहीं, मैं 3-4 साल का मैं बोला था कि हाँ 3-4 साल का होता है, 5 साल का मतलब तो फिर से मिलता है, लेकिन उसके अंदर हो जाता है। उसके अलावा फिर अगर जैसे घर को तो समझा लिए भाई, रिलेटिव को प्लस अपने आसपास के लोगों को समझाना सोसाइटी मुश्किल वाला होता है। प्रेशर ज्यादा। जो लोग पूछते थे कि क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता था कि भाई पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमें टीचिंग असिस्टेंट करना होता था, टीए की लगती थी, तो उसमें भी कुछ छूट नहीं था। तो अपने तरीके से आप अपने तरीके से भाई, अब उनको जिस तरीके से मैं समझा सकता था, वो जो समझ सकते थे उस तरीके से हमने समझाया कि लाइक पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो आपने बताया कि जब हम लोग समझाते हैं अपने पेरेंट्स को या फिर सोसाइटी को, तो उनको मेन जो मोटो रहता है वो रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, राइट? क्योंकि हमें इसमें फेलोशिप मिलने लगती है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है इसमें थोड़ा सा समझाना इजी होता है। बट 5 साल के बाद फिर वो पूछते हैं कि अभी क्या, मतलब अब कितना पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं एक कहानी, अभी रिसेंटली मेरी ग्रैंड मदर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भैया कब तक पढ़ोगे, अब तो कुछ कर लो, क्योंकि मेरी पीएचडी पूरी हो गई। उनको चाहिए कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए, क्योंकि गांव देहात में हमारे आस पड़ोस के लोग बहुत सारे ऐसे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग सेटल हो चुके हैं। इनको भी चाहिए कि अभी सेटलमेंट मिले हमको। तो उस चीज को समझाना मेरे लिए भी टफ था, मुझे लगता है आपके लिए भी टफ रहा होगा। वो सबके लिए टफ ही रहता है। मेरे लिए टफ सिचुएशन टफ, जहाँ पे ये सब चीजें क्वेश्चंस आते हैं, मैं जनरली फोन पे ही बहुत कम बात करने का कोशिश करता हूँ। मैं बात ही नहीं करता हूँ, जनरली अवॉइड करता हूँ मैं। कि सब कहेगी क्वेश्चन आएगा, कब तक क्या करोगे, कब तक चलेगा, कब तक ये, कब तक वो, कितने लोगों को आप एक्सप्लेन करेंगे। जितना आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आप डिमोटिवेट होंगे, उतना ही नेगेटिव चीजों को आप ग्रैब कर रहे हैं तरीके से। तो मैं जनरली इस चीज को बहुत अवॉइड करता हूँ। घर पे भी बात होगा, नॉर्मल बात करके मैं फोन रख देता हूँ। बाकी मतलब कि सिंपल लाइन बोल देता हूँ, ठीक है जब कुछ हो जाएगा, चल रहा है, जो होगा तो बता दूंगा। डेली का डेली मतलब मैं ये मेरे से नहीं हो पाता एटलीस्ट जो डेली सबको मैं एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, क्योंकि उस चीज से क्या होता है, आदमी खुद से सेल्फ डिमोटिवेट हो जाता है। फिर एग्जैक्टली एक टाइम पे आप एक स्टेज पे आप सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब एक्सप्लेन करेंगे तो आप सेल्फ डिमोटिवेट भी होंगे। फिर तो जितना हो सके इस चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए थोड़ा सा, अवॉइड करके अपना जो काम है उसको अपना जो आगे काम है बढ़ाते रहिए। राइट राइट, ठीक है भैया। तो जैसे पीएचडी हो गई अभी, राइट, आपको पोस्ट डॉक के ऑफर भी 1-2 आए। मुझे ये जानना है, पीएचडी कर लोगे, फिर अभी 2 साल की पोस्ट डॉक होगी, फिर उसके बाद क्या, मतलब लाइफ पूरा अनसर्टेन होता है एक्चुअली। पीएचडी में ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा नहीं पता था कि मेरे कोविड आ जाएगा इन बिटवीन पीएचडी, गाइड छोड़ के चली जाएंगी, फिर मेरे को अकेले जो भी झेलना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लाइफ पूरा अनसर्टेन है, तो अब इतना आप सोचना नहीं होता है। आप जो आज के टाइम में जो कर रहे हो उसको करते रहो। कल को अगर कोई टफ सिचुएशन आता है तो आपको पता है कि आपने कल बढ़िया सही काम किया था, आप उसको ही मतलब आगे प्रोग्रेस कर सकते हो उस काम में। तो 2 साल के बाद पोस्ट डॉक के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइफ है, चलता रहेगा जब तक चीजें एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ना मिल जाए। हो सकता है 2 साल के पहले भी मिल जाए। ये भी बात सही है, राइट। तो मतलब आप जॉब और आगे की पढ़ाई दोनों को ही एक्सप्लोर कर रहे हो। जो आपको मिल जाएगा आप उसी में ही आगे अपना कैरी ऑन करोगे। राइट राइट, ठीक है भैया। तो मुझे ये बताइए, जैसे पीएचडी जर्नी, सबकी पीएचडी जर्नी टफ ही है, राइट, और सबको उससे डील करने का तरीका अलग अलग है। क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जिंदगी में होनी चाहिए पीएचडी फेलो के पास? यस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो कंपलसरी है एक्चुअली। आपको एटलीस्ट कुछ गेम्स खेलते रहना चाहिए, प्लस कहीं ना कहीं आप सोशल लाइफ में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए, जहाँ मतलब आपसे 10 क्वेश्चन लोग नेगेटिव क्वेश्चन करने वाले ना हो, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बस तो आप जाना है, बस उस जोन को एंजॉय करके अपना माइंड फ्रेश करके आ जाना है। ओके ओके, तो सोशल एक्टिविटीज भी होना चाहिए। आपका क्या था? मेरा, मैं कभी ये खेल लेता था, गेम्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता था मैं। और उसके अलावा फिर कौन सा गेम आपको ज्यादा पसंद है? मैं तो बैडमिंटन खेलता था। अच्छा अच्छा, और चेस खेलता था कभी कभी। अच्छा अच्छा। तो बैडमिंटन खेलते थे, कितने ईयर तक आपने खेला, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया? अभी भी खेल रहे हो? नहीं, अभी नहीं चल रहा है, अभी तो थोड़ा सा टाइम बिजी चलता है तो अभी नहीं हो पाता है। प्लस उस टाइम में खेलता था, लाइक जब भी इवनिंग टाइम में टाइम मिल जाता था हमें, तो हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे हम लोग खेला करते थे उस टाइम। राइट राइट। तो मतलब लास्ट के 1-2 साल में ज्यादा वर्क प्रेशर की वजह से उसको छोड़ना पड़ता है, क्या वो सही होता है? सही मतलब डिपेंड करता है कि आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं क्या किन चीजों को। मेन सारा चीज डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट जी, कि आपके टाइम को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। आप नहीं मैनेज कर पा रहे थे? इलाज के टाइम में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा आ गया था, थीसिस का काम था, ये सब चीज की वजह तो वर्कलोड मतलब कैसा आता है? मुझे ऐसा लगता है ना कि पीएचडी में
कुछ एक ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने बैठे, उसका कोई ड्यूरेशन नहीं फिक्स है, इसीलिए वो काम एक्सटेंड होता चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जो है हमसे मैनेज नहीं हो रहा है और जो हमारी और भी एक्टिविटीज हैं वो छूटती चली जाती है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। और प्लस ये भी होता है लाइक कि आप अगर चीजों को अकेले हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत चीजें सोच समझ के चलनी पड़ती हैं। तो आप खेलेंगे तभी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इन्वॉल्व तभी हो सकते हैं। थोड़ा सा मेंटली आप थोड़ा सा नॉर्मल रहें आप तभी हो सकते हैं। नहीं तो दिमाग कहीं और लग रहा है, वहाँ पे कर रहे हो तो फिर तो ये चीजें भी थोड़ा सा होती हैं। वो नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं एक्चुअली लाइक कि आपको मैनेज करके और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको जो है राइट। और एक अगर पीएचडी फेलो है जो दोनों मैनेज करके चल रहा है तो बहुत अच्छा है। ऐसा डिपेंड करता है लैब इन्वायरमेंट ऑल्सो। ये भी ठीक है। भैया काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे हैं, तो जिसको समझना है भैया वो समझ सकता है। ठीक है, लैब इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्स्ट्रा कितना ज्यादा हो सकता है। पता चला लैब वाले नहीं इंटरेस्टेड है और आप ही इंटरेस्टेड, लेकिन और भी लैब्स के साथ लैब वाले नहीं, लैब इन्वायरमेंट लैब वाले अलग हो जाते हैं। अच्छा, लैब वाले भी उसी लैब इन्वायरमेंट में लैब इन्वायरमेंट जैसे लाइक डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड एट दैट डे। लाइक किस ऐसा नहीं होता है कि हम एक हफ्ते ये काम है तो एक ही हफ्ते काम है, एक्सपेरिमेंटल काम है तो एक ही हफ्ते नहीं। हो सकता है कि आपका उस एक हफ्ते में इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो गया, कुछ ऐसा हुआ कि सैंपल प्रिपेयर नहीं हो पाया। राइट। तो आप फ्री हो गए उस दिन, एक हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। कितना टाइम तक चलता है? जैसे मान लीजिए आपने एक रॉक सैंपल कोई आप ले आए, उसका शुरू से लेकर अंत तक का आप एक प्रोसेस सैंपल नंबर पर डिपेंड करता है कितना सैंपल नंबर आप लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। तो कई बार ये होता है कि लेकिन ज्यादा सैंपल नंबर लोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा, फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि पूरा तो उसका तो एक मतलब वो होता होगा ना कि अभी इतना हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, अभी ये काफी हद तक एक्यूरेट आ रहा है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी देखते होगे आपकी। प्रोबेबिलिटी देखते हैं प्लस नंबर ऑफ जैसे सैंपल्स अगर है, जितना नंबर ऑफ सैंपल्स होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा। तो एक थोड़ा सा फिक्स जैसे हम लोगों के फील्ड में लाइक 20-25 सैंपल्स 30 सैंपल्स एक टाइम के लिए इट्स मोर देन एनफ। तो इतना में हम लोग काम कर लेते थे अपना। राइट। ठीक है भैया। तो जब आपने पीएचडी में इंटर किया 2019 में, आपके पहले ईयर तो कोर्स वर्क ही होता है, राइट? फिर आप जैसे ही सेकेंड ईयर में जाते हो, 1 साल के बाद, फिर आपका कुछ प्रॉब्लम डिफाइन होता है। वो सुपरवाइजर के द्वारा भी होता है या फिर कोई अगर स्टूडेंट है जिसको खुद ही इंटरेस्ट या पहले से ही वो करता आ रहा है तो वो अपना कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू भी कर सकता है, राइट? आपने अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड किया था? हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ही था लाइक हम लिटरेचर स्टडी करते थे। सुपरवाइजर ने बोला था लिटरेचर स्टडी करो। उसके बाद सुपरवाइजर ने ही एक्चुअली डिसाइड किया था कि इस एरिया में काम करेंगे, अब इसमें जो भी प्रॉब्लम से फाइंड आउट करो कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने लिटरेचर स्टडी किया आफ्टर डिसाइडिंग द रिसर्च एरिया। मतलब फील्ड एरिया डिसाइड हो, उसके बाद उसमें जो भी रिसर्च गैप्स थे उसको फाइंड आउट किया। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने फील्ड विजिट किया, फील्ड विजिट के सैंपल कलेक्शन, देयर आफ्टर दैट जियोकेमिकल एनालिसिस एंड जियोक्रोमोलॉजिकल स्टडी, ये सब। अच्छा, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्ट जो है वो लगभग सुपरवाइजर के द्वारा और आप लोगों के द्वारा, मतलब काम आप लोग करते हो वो ग्रुप में ही होता है। जल्दी सुपरवाइजर एरिया डिसाइड करता है लाइक इस एरिया में हमें काम करना है, इसमें जो भी गैप्स हैं या जो भी क्या क्या कर सकते हैं इसको फाइंड आउट करो, वो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। राइट। ये होता है। तो ये एक्चुअली ग्रुप डिसीजन होता है, सिंगल डिसीजन नहीं हो सकता। ये रिसर्च का मतलब ही होता है लाइक कि आपका जो भी डिसीजन हो ग्रुप डिसीजन हो। राइट। तो जैसे जब आपने ये प्रोजेक्ट उठाया, वो प्रोजेक्ट आपने एंड किया होगा, फिर आप दूसरा प्रोजेक्ट किए होगे, तीसरा प्रोजेक्ट किए होंगे, ऐसे ही 3-4 प्रोजेक्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि उनका 1-2 प्रोजेक्ट पैरेलल चलता रहता है। आपकी सुपरवाइजर क्विट करके चली गई, सेकंड वाला जो सुपरवाइजर होगा सेम फील्ड में काम नहीं करता, तो उसमें आपका जो डिस्कशन का लेवल था वो भी रिड्यूस हुआ होगा। ऑब्वियसली रिड्यूस तो होगा ही, ऑब्वियसली। और अगर जब रिड्यूस हुआ तो जो आप रिसर्च कर रहे थे उसकी क्वालिटी में भी फर्क आया होगा। बोल सकते हैं लाइक ऑब्वियसली फर्क तो आएगा ही। क्या वो सुधारा नहीं जा सकता था अगर वो टच में रहती? सुधारने की बात मतलब ठीक है, ये भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन राइट कौन कैसे कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात वही है। ठीक है भैया। तो आपने जैसे बताया कि ड्यूरिंग पीएचडी सबको पता है कि सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो आपके हिसाब से एक आइडियल सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए? कुछ उसके चेक पॉइंट्स अगर आप बता पाए तो। आइडियल सुपरवाइजर लाइक हमेशा एक तो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। उसको पता होना चाहिए लाइक अगर कोई हमारे अंडर काम करने आ रहा है तो मतलब वो ऑलरेडी वो मास्टर नहीं है किसी चीज में। बिल्कुल सही। वो आ रहा है सीखने के लिए और मेरा काम है उसको सिखाना। अगर किसी भी स्टेप में किसी भी स्टेज में रिसर्च की स्टेज में गलती करता है उसको सिखाना है उसको। ठीक है। तभी एक्चुअली होता क्या है कि लाइक एकेडमिया में एक चीज है लाइक सुपरवाइजर का नाम होता है स्टूडेंट की वजह से ही कि जितना बढ़िया हम स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे स्टूडेंट कहीं और जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट की वजह से मेरा नाम हो रहा है
मेरा नाम होगा। अगर स्टूडेंट बढ़िया नहीं निकला, बढ़िया नहीं गया, अच्छी जगह नहीं गया, तो मेरा भी नाम खराब होगा। बिल्कुल सही। ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जाकर 4 जगह कई लोगों को बोलेगा, अरे वहाँ मत ज्वाइन करना, सुपरवाइजर नहीं अच्छी, या वो इंस्टीट्यूट नहीं अच्छा है, वहाँ ऐसे ही काम करते हैं लोग। तो सुपरवाइजर प्लस इंस्टीट्यूशन का नाम डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। और स्टूडेंट तभी पॉजिटिव बोलेंगे जब सुपरवाइजर का पूरा सपोर्ट रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें एकदम रिलेटिव है। और दूसरा चीज़ ये होता है लाइक सुपरवाइजर चूज करने के पहले ये होना चाहिए कि हमेशा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हमें ऑनलाइन केवल प्रोफाइल देख के कि उनके वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, CV पढ़ा हुआ है, इतने पब्लिकेशंस हैं, ये रिसर्च, ये काम, वो काम, तो वो चीज़ें इंसान का जो है नेचर डिसाइड नहीं करता है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको वही आप कांटेक्ट कीजिए वहाँ के जो लोकल्स हैं, लोकल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर लैब में, कहीं ना कहीं सब किसी के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, उनसे सजेशंस लीजिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वो लैब वाले तो सुपरवाइजर का कभी बुराई करेंगे ही नहीं? नहीं, आप तो अननोन पर्सन है, आपसे कर सकते हैं, आपसे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम कांटेक्ट भी तभी करेंगे ना जब मुझे ज्वाइन करना होगा। नहीं, ज्वाइन आपके पास अगर ऑप्शन है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके पहले जानना चाहते हैं कि सुपरवाइजर कैसा है, तो आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे ना। जैसे मैं अगर जाऊं और रैंडम ऐसे पूछने लगूं कि कैसा मेरा सुपरवाइजर है, कोई मुझे कुछ नहीं बताएगा ना। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस लैब में इंटरेस्टेड हूं, जाना चाहता हूं। हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि मैं इस सुपरवाइजर के अंडर इंटरेस्टेड हूँ। तो उनके जो भी डिपार्टमेंट के दूसरे PhD हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर लैब के स्टूडेंट्स, फिर वही बात आ गई ना, वो तो कहेंगे ही नहीं कि हमारी सुपरवाइजर क्यों नहीं कहेंगे भाई? अगर सपोज कि मैं नहीं जानता हूँ आपको, कहाँ से आए, कहाँ से आप तो यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, आप डायरेक्ट मेरे से पूछे भैया ये इनका लैब है, ज्वाइन करना चाहता हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो क्लियर डिसीजन दूंगा, बताऊंगा। बिल्कुल सही है। आप अपनी लैब के बाहर जितने भी प्रोफेसर हैं उनके बारे में आप एक अपना व्यू दे सकते हो। खुद के सुपरवाइजर के बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। खुद के सुपरवाइजर में अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ पे समझना मतलब कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, लाइक पर्टिकुलर लैब से बात करना चाहिए और डिपार्टमेंट के अदर लैब के स्टूडेंट से भी उस पर्टिकुलर लैब के बारे में बात करना चाहिए, पूछना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू मिले, फिर आप उससे एक कलेक्टिव डिसीजन ले पाए। राइट। ठीक है, ये हो गया। तो आपने 2 पॉइंट इसमें बताया कि पहला वो फ्रेंडली होना चाहिए फेलो के, और दूसरा ये होना चाहिए कि उसके नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। इसमें अगर थोड़ा सा भी टॉक्सिसिटी रहती है तो जो फेलो है उनका मेंटल स्टेट काफी खराब हो सकता है। ठीक है भैया, काफी अच्छा लगा ये आपने क्लियर किया बच्चों को। आपके हिसाब से अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस जो ये डिपार्टमेंट है, इसमें फंडिंग का क्या स्टेटस है अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पे देखूं? फंडिंग तो अवेलेबल है, गवर्नमेंट तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफर करती रहती है। अपना ही प्रपोजल सबमिट करना होता है, प्रोजेक्ट सबमिट करनी होती है, तो फंडिंग्स तो अवेलेबल रहता ही है। तो अलग से जैसे मान लीजिए आप पोस्ट डॉक ज्वाइन करने जा रहे हो, तो क्या इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक ही अवेल कर सकते हैं या और भी? पोस्ट डॉक के लिए अगर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा फिर हमारे पास लाइक ANRF के थ्रू NPTF का ऑप्शन होता है, नेशनल पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। ठीक है। उसके थ्रू भी हम किसी पर्टिकुलर सुपरवाइजर को अप्रोच करके प्रोजेक्ट लिख के उनको उनके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको मिला कि नहीं मिला, सिलेक्शन हुआ कि नहीं। ऐसे लाइक नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं मतलब। राइट। तो मतलब फंडिंग स्टेटस इस फील्ड में ठीक है। हाँ। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स की, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें फंडिंग स्टेटस काफी खराब है, और उसमें मैंने प्रीवियस गेस्ट जो हमारे आए थे उनसे बात करके पता चला कि हाई एनर्जी फिजिक्स में थोड़ा सा फंडिंग का इशू है। वहां पे फंडिंग थोड़ी कम आ रही है। तो इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप वाली अर्थ एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे तो फंडिंग पूरा सही है। पर्टिकुलर अर्थ साइंस की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल साइंस थोड़ा सा कम है। राइट। वो डोमेन टू डोमेन पे डिपेंड करता है एक्चुअली। कि कैसे फंडिंग, मतलब कैसे फंडिंग हो तो खैर डोमेन टू डोमेन डिपेंड करेगा। राइट। तो भैया ये अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने बताया फंडिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप पोस्ट डॉक भी आराम से ले सकते हो। अभी जैसे लोग कहते हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, मतलब साइंस में मैं खैर ये भी साइंस से बैकग्राउंड ही है, जैसे जो मान लो बायोलॉजिकल साइंसेस के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, उनके हिसाब से ये नोशन है कि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में जो PhD होती है, यहाँ पे जो लोग वहाँ पे रिसर्च करते हैं, काफी आसान है। तो ये मतलब इसको थोड़ा सा बस्ट करिए ना, बताइए क्या है PhD। मतलब यही एक चीज सिंपल सा इसमें मैं देखा हूँ, लाइक सबको दूसरे अगर सबको अच्छा लगता है, सबको लगता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, अरे बगल पड़ोसी का घर अच्छा है। राइट। तो ये एक मिथ है एक्चुअली। PhD में जहाँ भी जो भी है सब करता है, अगर जो PhD कर रहा है, मतलब एक होता है PhD करना और एक करके डिग्री लेना, एक होता है PhD करना बस डिग्री के लिए। जब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ बस आप इनरोल्ड हो जाइए, आपको 5 साल में डिग्री मिल जाएगा। राइट। नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे हुआ है तो उसमें आपको क्या कि आप PhD कर रहे हैं तो आप करेंगे तभी मिलेगा आपको।
प्रॉपर आपको 24 आवर्स आपको टाइम देना ही है। आपको उसमें आपको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, आपको प्रॉपर आउटपुट देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि आप जितना ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्लस मैच्योर भी होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट भी मिलेगा। राइट राइट। तो मतलब जो लोग इस फील्ड में नहीं है वो मतलब क्या ही बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन नहीं मतलब मैं सुना हूँ, जैसे आपको बताऊं मैं कि मैं एक ये मतलब ये ट्रूथ है, ये ट्रू स्टोरी भी आप कह सकते हो। जो हमारे आइजर भोपाल के BSMS स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ ऐसे MS स्टूडेंट हैं जिन MS में, क्योंकि MS में प्रोजेक्ट करना रहता है ना आपको, जैसे हमारा डिसर्टेशन होता है वैसे उनको भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करना रहता है। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनका ये कहना रहता है कि अगर हम लोग अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस कर लेंगे, उसमें अगर हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा या फिर हम वहां पे अगर थीसिस नहीं करेंगे तो वहां पे मस्ती करने ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू ऑल अदर स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। BSMS के लिए तो इजी है, BSMS के लिए तो अर्थ एनवायरमेंटल इजी होता है। इजी उनके लिए इसलिए है भाई, उनको भाई बल्क में सैंपल्स हम दे नहीं सकते हो, उनको लिमिटेड प्रोजेक्ट कराना तो उनको लिमिटेड हम सैंपल देते हैं, लिमिटेड जो भी चीज़ उनका लिमिटेड होता है, फिक्स प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, उनको उसी पे काम करना है। राइट राइट राइट। बाकी में क्या है कि लाइक आपको जैसे केमिस्ट्री में हुआ, उसमें आपको एक्सपेरिमेंटल वर्क करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जो भी है उनको रिजल्ट लाना पड़ेगा, तभी जाकर थीसिस अपना रिजल्ट तो इसमें भी लाना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है कि इनको फिक्स है ना कि इनको आप सैंपल दे दिए, थोड़ा बहुत डेटा दे दिए, ये अपना काम करते रहेंगे, वो आ जाएगा, ये जब मन किया तब कर लेंगे। हाँ। केमिस्ट्री में क्या है कि आपको लगा रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये लाइक डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड कि आपका कितना आप बिजी रहेंगे, कितना आपको टाइम स्पेंड करना है पर्टिकुलर रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आप केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम लोग हैं भाई अपना रिएक्शंस लगा के, उनका रिएक्शन 12-12 घंटे 15 घंटे चलता है कंटिन्यूअस बाजी में है। तो ये लोग उस हिसाब से अपना सेटअप करते हैं कि लाइक रिएक्शन लगा के अपना लोग या तो सोने आ गए, या फिर जैसे कई बार रात में लोग 2-2 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, लैब में रहते हैं। तो लैब में रहने का रीजन ये नहीं है कि लाइक वो कुछ थियोरेटिकल काम ही कर रहे हैं, नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क उनका चल रहा है, उसको उनको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, इसलिए उसको प्रॉपर उसको जो है उनको अपने उसमें रखना पड़ता है, विजिट करते रहना पड़ता है। तो मतलब ये फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है। यस। लेकिन आप ये मानते हो कि अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में जो लोग थीसिस वगैरह करते हैं थोड़ा सा इजी है BSMS थीसिस वालों के लिए तो इजी है। राइट राइट राइट। ठीक है। अर्थ एनवायरमेंटल हुआ, फिर कंप्यूटेशनल में किसी में कंप्यूटेशनल वर्क में चले जाओ, उसमें भी उनका इजी है, इनको कोई एक्सपेरिमेंटल काम करना नहीं है। तो मतलब जो थियरी वाले ज्यादा ओरिएंटेड काम है वो थोड़ा इजी ही रहता है क्योंकि अर्थ एनवायरमेंटल साइंस से BSMS को जनरली यहाँ पे एटलीस्ट या कहीं पे भी जनरली इनको एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाई इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम डायरेक्ट BSMS को हैंडल नहीं कर सकते कि आप लो इसको हैंडल करो, आप डेटा निकालो, नहीं, वो PhD ही करेगा या फिर लैब अटेंडेंट ही करेंगे। BSMS को हम लोग उसको जनरली लेकिन सिखाया जाता है। ओके। तो मतलब वो एक PhD वहां पे खड़ा रहेगा, तब आपको करके दिखाएगा और आप वहां से फिर सीख सकते हो। जैसे भैया आपने बताया कि केमिस्ट्री बायो, मतलब मैंने भी सुना है कि वहां पे एक्सपेरिमेंट 12 घंटे 15 घंटे कई कई हैं, तो वहां पे 2-2 दिन चलते रहते हैं, राइट। आपके यहाँ जो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहता है एक्सपेरिमेंट्स का? हाँ ऐसा मतलब जैसे जो पर्टिकुलर मेरे फील्ड उसका है, उसमें इतना नहीं है कि आपको वेट करना है, आपको कंटिन्यूअस करते रहना है। जैसे आप एक पर्टिकुलर एनालिसिस कर रहे हैं तो पूरा दिन भर हो सकता है 2 सैंपल में लग जाए, लेकिन 2 सैंपल दिन भर में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 6 घंटे देना है, 3 घंटे देना है, 5 घंटे, इस टाइप का टाइम बाउंडेशन नहीं है। ओके। आपको कंटिन्यूअस एक बार स्टार्ट करना, एंड करना, ये सीन होता है। ओके। तो थोड़ा मतलब सिंपल है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू देम, यस, सिंपल। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कि जो सैंपल में आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करके या फिर कुछ अलग अलग तरीके से उनका ये करते हो, स्टडी करते हो आप, क्या रोल है इंस्टीट्यूशन का इसमें, मुझे ये जानना है। जैसे अगर आप, जैसे आपने आइजर भोपाल से किया, ये भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आता है। ऐसे जैसे आप IIT रुड़की या फिर IIT धनबाद जा रहे हो पोस्ट डॉक करने, वहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस में या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, तो इनमें डिफरेंस होता है, राइट। तो क्या डिफरेंस है आपके एक्सपेरिमेंटल जो आउटपुट है या फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इनमें और आप वाले में? डिफरेंसेज मतलब ऐसे डायरेक्ट वैसा नहीं बोल सकता, लाइक इसमें होता है कि अभी फंडिंग इंस्टीट्यूट को कितनी फंडिंग है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उनको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रूमेंट अवेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो फंडिंग भी अच्छी है यहाँ पे। ठीक है। वही बात अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें या फिर किसी कॉलेज की बात करें, तो उन लोग की फंडिंग उस लेवल की नहीं होती है कि वो लोग किसी चीज को, इस इंस्ट्रूमेंट्स को अवेल करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी कॉस्टली होता है। तो उनको अपना जो भी एनालिसिस करना होता है वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ही अप्रोच करते हैं, कोलैब करके, कोलैबोरेशन करके वो अपना काम करते हैं, डेटा फाइंड आउट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं अपना को।
ओके ओके। तो मतलब लेकिन इन सब चीजों में जैसे आप कह रहे हो ना कि जैसे मेरे घर में कोई है मशीन और मैं किसी और सामान के लाके यूज कर रहा हूँ, बस। तो दोनों में टाइम काफी लगेगा, राइट? हाँ, टाइम लगेगा भाई। आप आपके घर में मशीन है, आप मन किया यूज कर लिए, पड़ोसी बोला कि भैया करना है, पड़ोसी को ठीक है बता देंगे। तो आपके हिसाब से अगर इंस्टीट्यूशन में लगभग मशीनें अगर लगा दी जाए तो क्या पीएचडी का जो टाइम है वो कम हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा ऑब्वियसली। मेन ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज का होता है कि डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, उस चीज का ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर एनालिसिस टाइम पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो डिले होता ही है। मतलब आप सैंपल प्रिपेयर करके रखे हैं, 6 महीने तक सैंपल पड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वर्क की कंडीशन में नहीं है, या फिर कहीं अप्रोच नहीं हो पा रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम लगता है थोड़ा सा। राइट राइट राइट। तो आपके हिसाब से भैया ये बताइए कि जो ये पीएचडी का टाइम है 5 साल, क्या ये जस्टिफाइबल है? मतलब इसको क्या रिड्यूस नहीं किया जा सकता किसी तरीके से? मतलब 3 साल 4 साल, जैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज में जहाँ पे होता है ये, तो हमारे यहाँ ये क्यों है? इंडिया में एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा माइंड सेट अलग लेवल का है एक्चुअली। मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल इन लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है 5 साल है, कर लेगा, हो जाएगा, 5 साल तो है अभी। पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं होता। टाइम मतलब टाइम को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देता है भाई। स्टूडेंट के लिए टाइम मैटर करता है। स्टूडेंट का 5 साल भी गया तो भाई अपना उसके लाइफ का 5 साल खत्म, कुछ और भी कर सकता था वो, लेकिन अभी तक पीएचडी में ही फंसा हुआ है। राइट। तो पीएचडी ऐसा नहीं है कि 5 साल का ही होता है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, गाइड टू गाइड। इसलिए अगर कहीं भी पीएचडी ज्वाइन करना तो उसके पहले पीएचडी ज्वाइन करने के लिए भी रिसर्च होना चाहिए कि सुपरवाइजर कैसा है, क्योंकि सारा कुछ आपका सुपरवाइजर के हाथ में। और कितने टाइम में हमें ये हमारी डिग्री इशू हो जाएगी या फिर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे वहां से, ये भी देखना चाहिए। मेन डिसाइड करता है सुपरवाइजर एक्चुअली। सुपरवाइजर आपका सही है, काम आपका फ्लो में चल रहा है, तो आप विद इन 5 ईयर 4 ईयर कंप्लीट कर सकते हैं। राइट 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 राइट। मेन आपका प्राइमरी डिसीजन होना चाहिए ज्वाइन करने के पहले, लाइक इंस्टीट्यूशन कौन सा हो प्लस सुपरवाइजर कैसा है। राइट राइट राइट। तो मतलब कि इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं अगर सभी लोग अपना इफिशियंसी से, पूरी इफिशियंसी से अगर काम करेंगे तो ये हो सकता है, राइट? हो सकता है। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे आपने बताया कि जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान है वो डिसीजन लेता है, राइट? अब डिसीजन जो है वो कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं लेकिन हमें 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल या कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है यार वो डिसीजन गलत था, फिर हम स्विच करके पिवोट करके किसी और चीज में लग जाते हैं। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे रिसर्च करनी है, अभी आपकी रिसर्च हो चुकी है, क्या आपको इस फील्ड में आने का रिग्रेट भी है? नहीं, रिग्रेट नहीं होता है मेरे को। रिग्रेट तो नहीं होता क्योंकि मैं जनरली डिसीजन उसी टाइप का लेने की कोशिश करता हूँ जिसमें कल को मुझे रिग्रेट ना हो। यू शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेज। ओके। तो रिग्रेट होने का सवाल नहीं था। दूसरा मैं कोशिश ये करता हूँ डिसीजन जो भी लो, थोड़ा टाइम लगे डिसीजन लेने में, लेकिन जो है कल को उस डिसीजन से आपको खुद के डिसीजन से खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद सेल्फ टाइम। दूसरे लोग तो सजेशन देंगे, हर सजेशन को इम्प्लीकेट नहीं करना है, प्लस जो भी डिसीजन लेना है सेल्फ टाइम दे के, अच्छा टाइम दे के, अच्छे से सोच विचार करके ही उस पर मूव ऑन करना है, ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है ठीक है। मतलब सेल्फ एनालिसिस करके जितना आप टाइम देंगे अपने आप को उतना ही अच्छा डिसीजन आपके दिमाग में, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम अगर आपके पास आया है मतलब सोल्यूशन आपके पास में ही है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम सबके साथ नहीं हो सकता है। जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो वो प्रॉब्लम आपके साथ है, सबके साथ ही सेम प्रॉब्लम नहीं रिपीट हो सकता है, क्योंकि सबका एक अपना हैंडलिंग पावर अलग अलग है। बिल्कुल सही। भगवान ने बनाया तो सबको अलग अलग तरीके से बनाया, किसी का अलग प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए बना रखा है, किसी को अलग प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए बना रखा है। ये एक चीज है लाइक। तो भैया ये तो बताइए, जैसे वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर इसी में शायद मिल गया। मान लीजिए कोई एमएससी कर रहा है और उसको इस फील्ड में रिसर्च में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको पीएचडी करनी चाहिए? पीएचडी एमएससी लेवल में क्या होता है कि हमें ज्यादा एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पाता कि कैसा इंस्टीट्यूट कैसे से प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए। पीएचडी होता है हमें पता है कि हाँ रिसर्च करना है, पीएचडी में घुस गए, इंटर कर लिया, एडमिशन ले लिया। लेकिन अगर इन केस अगर आप उस टाइम सही सजेशन या सही डिसीजन लेके अगर एडमिशन के नहीं लिया आपने पीएचडी में, और पीएचडी में आने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि मैक्सिमम जो है 1.5 ईयर तक जो है मैक्सिमम बिफोर कंप्लीटिंग द 2nd ईयर आपको क्विट कर देना चाहिए और नेक्स्ट स्टेज पीएचडी का हो या फिर जॉब का हो उस तरफ मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि आप अगर आपको पता चल गया, आप इंटर किया आपने, आपको पता चल गया ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ सकता है या रिसर्च में या फिर लाइफ में, जितना एज सुन एज पॉसिबल वो डिसीजन सही डिसीजन लेके आपको मूव ऑन करना चाहिए। राइट पिवोट कर लेना चाहिए और मतलब दूसरी जर्नी की तरफ बढ़ना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। राइट जो आपके लिए सही हो, आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही हो और आपके कैरियर प्रोस्पेक्टिव
से भी सही हो। राइट राइट। ठीक है भैया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी हमारी। अब मेरा वही लास्ट क्वेश्चन आएगा जो मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ। आप काफी एक्सपीरियंस है, आपने काफी चीजें झेली हैं, काफी तब भी आप बाउंस बैक किए और आपने ये जर्नी कंप्लीट की अपनी। मुझे क्या आप 3-4 ऐसे चेक पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए बिफोर एंटरिंग टू दिस फील्ड? स्टूडेंट्स का क्या, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, लाइक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन उनको एक प्लस मोटिवेशन होना चाहिए कोई चीज करने के लिए। उनका एक अपना तरफ से पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए कि हाँ हमें पीएचडी करना है तो करना है, लेकिन डायरेक्ट स्टूडेंट्स का ही नहीं बोल सकते, इसमें सुपरवाइजर का मेन रोल होता है। भैया लेकिन ये रिजिड डिसीजन नहीं हो जाएगा कि पीएचडी करना है तो करना ही है? नहीं, अगर सपोज इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, अगर सपोज मैं आया कि मेरे को पीएचडी करना ही है, तो आप मेरे सुपरवाइजर हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप मुझे एक्सट्रीम डिस्टर्ब कर दिया, टॉर्चर कर दिया, मेरा मन चेंज हो गया, मैं वहां से अपना सही डिसीजन लेके कहीं मूव ऑन कर जाऊंगा। तो ये चीजें होती है। तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थोड़ा। दूसरा, अगर आप सुपरवाइजर चूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, कितना आपका काम का प्रोग्रेस होगा, कितना जल्दी आपका पीएचडी कंप्लीट होगा। लेकिन स्टूडेंट का चेक पॉइंट क्या होना चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा था। स्टूडेंट का चेक पॉइंट्स में एग्जैक्टली चेक पॉइंट्स क्या, उनका बेसिक नॉलेज तो उस फील्ड का होना ही चाहिए। उनका प्लस ये स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं या जो भी उनको चैलेंजेस मिले वो उसको फुलफिल करें, उसका आउटपुट एज सुन एज पॉसिबल हो, उसको हैंडल करने में उनको आना चाहिए उनको। ये प्राइमरी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा चेक पॉइंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एमएससी एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे डिसीजन कम कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो आप वहाँ चेक पॉइंट्स नहीं दे सकते किसी को भी। तो मेरा चेक पॉइंट्स में यही 2 ऑप्शन रहेगा जनरली, लाइक जो भी आपको पता हो, बेसिक नॉलेज आपकी, बेसिक नॉलेज हो, आप लेबोरियस हो कि हाँ आपको चैलेंज काम दिया गया था आप उसको कंप्लीट करो, नहीं आ रहा तो उसको एक्सेप्ट करके राइट और बाकी आप पीएचडी जर्नी में आके सीखते चले जाओगे। राइट। ठीक है भैया, तो आपसे बात करके एकेडमिया का और अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस का जो रिसर्च एरिया है उसके बारे में हमें काफी चीजें सीखने मिली, काफी लाइफ लेसन्स भी मिले आपसे। और कोई भी है अगर इस एकेडमिया की जर्नी में और भैया की लाइफ से कोई अगर रिजोनेट कर रहा है तो इन्होंने जैसे बाउंस बैक किया आप लोग भी बाउंस बैक कर सकते हैं। और परसिवरेंस अगर आप बना के रखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके सब कुछ ठीक ही हो जाना है। ठीक है, तो आज हमारे साथ थे अभिषेक पांडे भैया। अब हम इनको सी ऑफ करते हैं और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड में। और हाँ, एक लास्ट बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर पांडे भैया से आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, और इनकी रिसर्च के बारे में पूछना है या फिर कुछ आपको जेन्युइन क्वेश्चंस है, तो मैं इनके ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा। आप वहां से इनके पेपर में जाके वहां से इनकी ईमेल आईडी निकाल के इनको मेल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है जेन्युइन होने चाहिए। बाकी इस पूरी कन्वर्सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें कुछ नए क्वेश्चन जो मैं अपने आगे वाले गेस्ट से पूछूं उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अंशुमन बाय बाय आपको बोलता हूँ, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।